हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ माई टेक्निकल क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस और फिर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और फिर कंडक्टर के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और सारी चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कल हम लोग देखे थे, कंडक्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल से कितना वो अपने आप करंट फ्लो को अलाउ करेगा, वो उसका कंडक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस वो कितना अपोज करेगा, वो हो गया रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का, कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस को आर से। तो हम लोग लिख सकते हैं जी इज इक्वल्स टू 1/r। ठीक है, जहां पर जी क्या है, कंडक्टेंस, और आर क्या है, रेसिस्टेंस। अगर हम लोग जी के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर जी के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आर के वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट कंडक्टेंस का। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो पहले हम रेसिस्टिविटी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, तो वहां पर वो रो क्या था, रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, तो रेसिस्टिविटी हम लोग लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। तो यहाँ पर ये रो क्या था, रेजिस्टिविटी, ये R क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है रो इंटू L/A है, और जो रेसिस्टिविटी है R इंटू A/L है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि इसको समझने के लिए हम एक देखते हैं आगे। ठीक है, तो आप उसे नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग इरेज करते हैं और फिर रेसिस्टिविटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन लिखने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जिसका की लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसमें रेसिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टर लिए हैं जिसका की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड रेसिस्टेंस R है। तो अभी लिखे थे हम लोग रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L। ठीक है, अगर इसमें हम लोग यूनिट लेंथ ले ले, यूनिट एरिया ले ले तो क्या होगा, तो यूनिट मीन्स लेंथ हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो R रह जाएगा, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ फिर क्या है 1 मीटर। तो यहाँ से रो का और रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन आएगा, पर क्या ये पूरा सेम रहेगा, नहीं, इसका न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा लेकिन यूनिट डिफरेंट रहेगा। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। और यहाँ पर क्या है रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, तो यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, मीटर। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, तो इस रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का ओम। तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा, यूनिट तो डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप इसे नोट कर ले। तो चलिए इसे इरेज करते हैं।
इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। क्या था, रेजिस्टिविटी। तो लिख सकते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी is defined as the resistance offered by a wire or material having unit length and unit area, ठीक है। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल। इसका अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, आर रो इज इक्वल्स टू आर इंटू एल बाय ए बाय एल। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। यूनिट क्या होता है इसका, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर और मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल। तो ये उस टाइम का रेजिस्टेंस है जब किसी वायर या मटेरियल का लेंथ यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। जिस तरह से आप देखिए कि रेजिस्टेंस से क्या था, रेजिस्टिविटी रिलेटेड था, उसी तरह से कंडक्टेंस से रिलेटेड है कंडक्टिविटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो हम लोग कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर और material to conduct electricity through them, ठीक है। ये क्या है, एबिलिटी है किसी कंडक्टर या मटेरियल का कि वो अपने से होकर कितना कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जिस तरह से कि रेसिस्टिविटी का हम लोग कैसे शो कर देते हैं, रो से, रेजिस्टेंस को आर से, कंडक्टेंस को जी से। तो इसको हम लोग किससे शो करते हैं,
सिग्मा, थोड़ा अच्छा नहीं है, किसे शो करते हैं, सिग्मा, इसे भी लिख लिया जाए। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, क्या था, अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे ना, R इज इक्वल्स टू रो इंटू ए बाय एल। ठीक है, और इसके पहले हम लोग एक चीज देखे थे, G इज इक्वल्स टू 1/R, यानी कि कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का रिलेशन। तो यहाँ पर से हम लोग इसमें कुछ रिलेशन निकालेंगे, इसको अगर हम लोग 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो ये रो यहाँ पर कैसे आया, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली होता है एरिया के। तो वही अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी रो। तो यहाँ पर से हम लोग अगर रो को हटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इज, यहाँ पर तो रो हटाएंगे तो यहाँ पे 1/R हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। ठीक है, A/L। तो 1/R को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, G। समझिए यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे है ना 1/R G के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ 1/R को G। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर से देखिए, अभी हम लोग जब रेसिस्टिविटी का देखे थे तो उसमें देखे थे ना, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L। तो हम लोग रो आया कहाँ से, जानते हैं कि रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएं तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे लगा देते हैं तो R तो यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको हम लोग पलटेंगे तो फिर यही हो जाएगा R इज टू L/A। ठीक है ना, तो 1/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G। तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, G इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A/L। ठीक है, देखिए अब यहीं पर से कॉन्सेप्ट आया किसका, कंडक्टिविटी का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ये सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा को हम लोग लिखना चाहे, सॉरी ये थोड़ा सा, तो सिग्मा को अगर लिखना चाहे तो G इंटू L/A। ठीक है, G इंटू L/A। तो इसका अगर हम लोग यूनिट देखें, अब यहां तक नोट कर ले, ये सब साइड वर्क अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग इसे इरेज करते हैं। ओ यहाँ पर तो रिलेशन था तो मिट गया। अच्छा ठीक है, तो क्या आया था, G इंटू A/L, यही आया था। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग इसका यूनिट देखें तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स लिख सकते हैं ना हम लोग। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है, मीटर। ठीक है ना, सॉरी ये रिलेशन थोड़ा उल्टा हो गया।
G इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू L बाय A। ठीक है, G इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A बाय L था। तो यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, G इंटू L बाय A। अब इसका हम लोग यूनिट अगर देखें तो G का क्या था, ओम इनवर्स, इंटू लेंथ का क्या था, मीटर, और एरिया का क्या था, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था तो कोई बात नहीं, वो मिटाने से हो गया था। तो G इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A बाय L हो गया। तो हम लोग इसको सिग्मा कंडक्टिविटी को अलग कर दिए तो G इंटू L बाय A। तो हम लोग जानते हैं कि G यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस, तो उसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, और लेंथ का होता है मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो नीचे 1 मीटर था उसको हम ऊपर ले गए तो इनवर्स हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एंड करंट। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टिविटी को किसे शो करते हैं, सिग्मा, और रेजिस्टिविटी को रो, और करंट को आई। तो अगर किसी मटेरियल का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और करंट भी इंक्रीज करेगा। तो वाइस वर्सा इसका होगा कि अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा और करंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग को कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे हम लोग कुछ और टर्म्स देखेंगे। ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट क्या होता है। क्या बोले, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। तो पहले क्या लिख रहे हैं हम, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है किस वजह से हुआ, अप्लाइड फील्ड के वजह से। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस करंट को ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट क्या है, जब हम लोग किसी कंडक्टर में फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक
करंट फ्लो होने लगता है, जो कि क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट caused by applying electric field is called drift current। ठीक है, तो क्या है ये, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट caused by applying electric field is called drift current। तो यहाँ पर एक आप लोग फिगर बना सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर क्या किए हम लोग, बैटरी ऐड किए हैं। तो यहाँ पर करंट का फ्लो किस वजह से हो रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम लोग, डिफ्यूजन करंट। तो चलिए इसे रेस करते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा हैवी सा डेफिनेशन नहीं लिखना है, क्योंकि ये बस आपको समझना है। तो जितने इजी लैंग्वेज में लिखिएगा उतना अच्छा आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन करंट। DI अच्छा, DIFFUSIO लिख लीजिएगा। डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या था कि अगर कोई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक करंट फ्लो होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या यहाँ पर देखते हैं, डिफ्यूजन करंट इज those current in semiconductor caused by diffuser charge carrier। वो क्या हो सकते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो इलेक्ट्रॉन्स तो आप लोग को पता है लेकिन होल्स नहीं पता है। तो इसे डील करने से पहले हम लोग होल्स के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसा कि हम बताए थे, ठीक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2। तो क्या बोले थे, अगर ये यहाँ से लीव कर जाएंगे तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, होल्स। यहाँ पर वैकेंसी रहेगा यानी कि खाली रहेगा, ये होल्स हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं होल्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ये था होल्स का कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर क्या है, होल्स हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है उस तरह से होल्स पे प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ मान लीजिए ये हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन है, और इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पास जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसा तब तक चलेगा कि जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाए। आप इसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि 2 कंटेनर है और एक और कंटेनर है, इसमें जो है गर्म पानी है और इसमें ठंडा पानी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इससे भी इसमें पानी जा रहा है, इससे भी इसमें पानी जा रहा है। तो तब तक इसका टेम्परेचर बदलता रहेगा जब तक कि दोनों मिलकर स्टेबल नहीं हो जाए। वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना, होल्स के पास ही जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, करंट, और होल भी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो यहाँ पर भी एक करंट फ्लो होगा, जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। तो क्या था डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट इज दोज करंट in semiconductor caused by diffusion charge carrier either holes and electrons। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों। ठीक है, तो इसे नोट कर ले। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि क्या पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग अपने सिलेबस में इन कर चुके हैं। एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल। तो हम लोग पहले समझते हैं। जैसे कि ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो रहा है, ठीक है, तो ये फ्रीली अभी मूव करेगा, इसको कोई भी, क्योंकि ये सिर्फ अकेले हैं तो आराम से मूव करेगा। ठीक है ना, आप लोग तो एनर्जी लेवल जान ही रहे होंगे, लेकिन यही हम लोग बात करें, अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर इसको ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका एनर्जी डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे दूसरे टाइप से समझने की कोशिश करते हैं। तो
चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी लेवल तो जान ही रहे हम लोग कि किसी आटम में कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p इस टाइप से लिखते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या है? ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो एटम है, ठीक है, तो ये क्या है इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग साथ ले ले तो इसका ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये साथ हो गया तो क्या हो गया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसका हम लोग एनर्जी लेवल लिखे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल पे 1s 2s 2p इस टाइप से लिखते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर का लिखिएगा तो इसमें तो सिंगल है नहीं, इसमें तो हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो लिए हैं, तो हम लोग एक को ऐसे रहने देते हैं और एक को स्टार से अगर शो करते हैं 1s स्टार 2s स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर दो है तो हम लोग इस तरह से शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक सॉलिड की बात करें, उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसे हम लोग बैंड के रूप में शो करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। और ये जो है सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, कंडक्टर का अलग होता है, सेमीकंडक्टर का अलग होता है, इंसुलेटर का अलग होता है। तो अभी हम लोग वो देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, इंसुलेटर में और फिर कंडक्टर में, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी बैंड का डेफिनेशन लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल इन सॉलिड is called एनर्जी बैंड, ठीक है। क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल इन सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्योंकि जैसे कि हम लोग देखें कि कोई भी टू एटम्स हैं तो उसका अपना अपना एनर्जी लेवल होगा, पर सॉलिड की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सबका एनर्जी लेवल कैसे शो किया जाएगा, तो वो एक बैंड के रूप में होता है, उसके बीच में कुछ कुछ गैप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि सॉलिड्स का अलग होता है, कंडक्टर का अलग होता है, इंसुलेटर का अलग होता है और सेमीकंडक्टर का अलग होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। तो चलिए इसे अरेज करते हैं।
सिलिकॉन का एग्जांपल ले 14, ठीक है, 2 8 4, तो न्यूक्लियस हो गया। फोर 2 ठीक है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से। तो इसका अगर हम लोग एनर्जी बैंड बनाए तो कैसे बना सकते हैं? ये हो गया आपका फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड भी होगा क्या? थर्ड में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। अब इसके बाद हो जाएगा आपका कंडक्शन बैंड। इसके बाद क्या हो जाएगा? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम लोग जर्मेनियम का एग्जांपल लें, कितना होता है? 32, इसको कैसे 2 8 84, ठीक है, कैसे होता है? 2 8 84, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे कितना होगा? हम लोग लास्ट को ही करते हैं 4। तो इसका जो होगा वो किस तरह से? पहले फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, तो फोर्थ में आएगा वैलेंस बैंड। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा? एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट बैंड, ये हो गया सेकेंड बैंड, ये हो गया थर्ड बैंड। अब क्या आ गया? वैलेंस बैंड VB। इसके बाद आ जाएगा कंडक्शन बैंड। और इस दोनों बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, वो हम लोग छोटा छोटा डिफिनेशन लिखेंगे क्योंकि सब समझना है हम लोग को। वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड। तो हम लोग वैलेंस बैंड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी बैंड possessed by valence electrons is called वैलेंस बैंड। तो क्या है कि वैलेंस बैंड के क्रॉस जो हम लोग का वैलेंस के जो कि वैलेंस सेल होता है उसके क्रॉस जो हम लोग का बैंड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड possessed by the valence electron is called वैलेंस बैंड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से वैलेंस बैंड का डेफिनेशन लिख लीजिए।
तो ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो आ गया कंडक्शन बैंड। द एनर्जी बैंड possessed by free electrons is called conduction band। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन किसी भी चीज में किससे स्टार्ट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो बैंड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इसके बाद आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो क्या है इन दोनों के बीच में, देखते हैं हम लोग। The difference or gap between valence band and conduction band, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, valence band and conduction band is called forbidden एनर्जी गैप। अब ये किस टाइप से होता है, जिसे देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर वैलेंस बैंड है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, तो ये दोनों के बीच में गैप होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में ये गैप कितना होता है, और इसी गैप के वजह से ही सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में करंट का कंडक्शन डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में गैप कितना होता है, कंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर में कितना होता है, और किस वजह से इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका क्या था? फॉरबिडन एनर्जी गैप का द डिफरेंस और गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं कंडक्शन बैंड है और यहाँ वैलेंस बैंड है, तो इस दोनों के बीच में जो गैप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप देखेंगे कितना कितना होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।